नमस्कार बच्चों। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार की सावन के महीने की सभी को बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा जो निकल चुकी है उसकी सभी को बधाइयाँ। उसी के साथ ही सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस चल रहा है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इसको धीमे धीमे खत्म करने का। तो इसमें आपका उत्तर भारत के समस्त राजवंशों के बारे में हम अब तक आपको बता चुके हैं, जिसमें राजपूत काल और राजपूत काल, संस्कृत, कला, साहित्य, उसकी सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब वर्तमान में जो सेगमेंट है वो है दक्षिण भारत के राजवंश। और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से जो आपके सिलेबस में है वो चोल है, चालुक्य है, पल्लव है और पांड्य राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत के ये प्रमुख राजवंश कौन से हैं? चोल है, पांड्य है, पल्लव है और राजपूत है। तो हम पल्लव शासकों की अगर बात करें, क्रम से लेते हैं किसी को, एक पल्लव आते हैं। तो पल्लवों में पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक हैं हम आपको बता देंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और वो आपके जो सिलेबस में है वो तो डायरेक्ट संस्थापक है और उसके बाद उसकी कला संस्कृति सभी की बताने के लिए उसमें दिया हुआ है। तो इस समय पल्लव वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? सिंह विष्णु था। और इसका समय लगभग 575 ईस्वी से 600 ईस्वी का माना जाता है। पल्लवों की जो राजधानी थी वो तमिलनाडु में कांचीवरम या कांची थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची या कांचीवरम। यह पल्लव लोग ज्यादातर वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और ये जो सिंह विष्णु था, जो पल्लव वंश का संस्थापक था, सिंह विष्णु, यह भी वैष्णव धर्म का ही अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में एक कृतार्जुनी पुस्तक है, आपने सुनी होगी, कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम का जो लेखक था भारवी, वो सिंह विष्णु के दरबार में ही निवास करता था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसका समय 575 से 600 ईस्वी के समय का है। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसी के दरबार में कृतार्जुनियम का लेखक भारवी निवास करता था। पल्लव वंश के कुछ अगर राजवंशों के कुछ प्रमुख शासकों की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अगर अंतिम शासक है तो अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। तो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिसमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है? अपराजित। अपराजित वर्मन का जो समय है 879 से लेकर 897 ईस्वी है। मत्त विलास पैसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। इनमें पल्लवों का जो शासक था, एक मैंने बताया महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है मत्त विलास पैसन। मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन। इसकी रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन ने। मत्त विलास प्रहसन, इसमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बारे में चर्चा की गई है, शैवों के बारे में और वैष्णवों के बारे में, नयनारों के बारे में। तो ये जो मत्त विलास प्रहसन है, इसमें शैव धर्म को मानने वाले कुछ जो भस्म वगैरह लगाते हैं साधु, और जो कह सकते हैं अघोरी बाबा हैं, इनके बारे में बताया है। और थोड़ा हास्यास्पद रूप से भी बताया गया है, अर्थात इनकी हंसी उड़ाई गई है इसमें। तो जो मत्त विलास प्रहसन जो रचना है उसकी रचना किसने की है? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। ये जो महेंद्र वर्मन था, प्रारंभ में तो जैन मत का अनुयायी था और बाद में ये शैव धर्म धारण कर लेता है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी का है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिलता है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम में एक पर्वत को काटकर
एकाश्म मंदिर का मतलब क्या है? एक पत्थर के टुकड़े को या एक पर्वत को, एक पहाड़ को काटा गया है, उसमें 7 रथों का निर्माण किया है। और 7 रथों का निर्माण किसने करवाया है? रथ मंदिर किसने बनवाए हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिसमें पांडवों के रथ हैं, जिसमें युधिष्ठिर का रथ है, भीम का रथ है, अर्जुन का रथ है। उसमें सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी का रथ है। द्रौपदी का रथ की एक विशेषता और भी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलंकरण नहीं दर्शाया गया है। तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में करवाया गया है। इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने युद्ध के दौरान नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों को पराजित करने के पश्चात, जो चालुक्य वातापी के जो चालुक्य थे उनसे इसका युद्ध हुआ, और वातापी के चालुक्यों को जब इसने पराजित किया, पराजित करने के पश्चात वातापी कौंड की उपाधि इसने धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कौंड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया वातापी कौंड की उपाधि धारण की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राज सिंह या राजा सिंह, आगमप्रिय, शंकर भक्त जैसी उपाधियां भी धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। इसे महाबलीपुरम में शोर मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है। इसके पश्चात नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक हुआ, जो अपने आप को राजा सिंह अर्थात राजाओं में सिंह, आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रिय, शंकर भक्त अर्थात शिव जी का भक्त जैसी उपाधियां इसने धारण की। क्वेश्चन सुपर टेट में एक आया था, आपको मालूम होगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यही वही कांची का कैलाश मंदिर है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी कांची के कैलाश मंदिर को शोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 10 कुमार चरित का लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में निवास करता था। एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित की रचना दंडी ने की है, और दंडी ये जो कवि है या लेखक विद्वान है, यह भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही निवास करता था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। एक अलवार और नैनार संतों की शाखा और दक्षिण भारत में है। उनको ये शैव धर्म से संबंधित और वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। अलवार जो लोग होते हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं, और नैनार जो होते हैं वो शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। और उसी में तिरुमंगई एक संत हुए हैं जो अलवार शाखा से संबंधित हैं, और ये काफी फेमस हैं। और ये तिरुमंगई जो थे ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन माने जाते हैं। तो ये पल्लवों के जो प्रमुख राजा हैं, जैसे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन की रचना की, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जिसने वातापी कौंड की उपाधि धारण की, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी का कैलाश मंदिर बनवाया। ठीक है। इसी प्रकार नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में अलवार संत तिरुमंगई अलवार संत रहते थे। अलवार संत जिनका नाम था तिरुमंगई रहते थे। तो ये आपके पल्लव शासक पल्लव वंश की स्थापना किसने की? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहता था? कृतार्जुनियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक या राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है दंती तुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के प्रारंभ में अधीन हुआ करते थे। इसकी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ जो सोलापुर महाराष्ट्र के नजदीक है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय जो अंतिम रूप से प्रमुख शासक माना जाता है।
ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण प्रथम एक ऐसा शासक हुआ है जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा में एक कैलाश मंदिर बना है, किसने इसका निर्माण करवाया? कई बार क्वेश्चन आया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। उसके पश्चात ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने बताया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जब था तो उसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो इसी ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया, लेकिन गोविंद तृतीय हुआ। गोविंद तृतीय ने जो कन्नौज पर स्थापित चक्रायुद्ध शासक था उसको पराजित किया, और न केवल उसको पराजित किया बल्कि पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने के पश्चात इसने अपने वहां पर शासक इंद्रायुद्ध को गद्दी पर बिठाला, अर्थात कन्नौज के सिंहासन पर बिठाला। पल्लव, पांड्य एवं केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पल्लवों के, पांड्यों के और गंग शासकों के जो संघ था इन लोगों का, उसको गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था। इसके पश्चात राष्ट्रकूटों में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघवर्ष किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। ये राष्ट्रकूट शासक था और इसने कविराज मार्ग की रचना की, जो किस भाषा में है? कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में है। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायन अमोघवर्ष के दरबार में निवास करते थे। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, जिसकी अमोघवर्ष ने किसकी रचना की? कविराज मार्ग की, ठीक है। और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायन और आदि पुराण के लेखक जिनसेन, ये तमाम विद्वान जो थे वो अमोघवर्ष के दरबार में ही निवास किया करते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को त्याग दिया था। राष्ट्रकूट शासकों में अमोघवर्ष एक ऐसा शासक हुआ है जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली और अपने जीवन को त्याग दिया। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी आया था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी भारत में आया। इसने तत्कालीन शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में अल मसूदी आया और ये तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों में इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक अगर बात की जाए तो कृष्ण तृतीय था। इसी के समय में दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कौन रहते थे? पोन। राष्ट्रकूटों में अगर महत्वपूर्ण अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। इसके दरबार में पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य तैलेब द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, अर्थात राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराकर महाराष्ट्र राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। कृष्ण तृतीय के बाद एक शासक बचा जिसका नाम कर्क था। कर्क को कल्याणी का एक शासक था जिसका नाम तैलेब द्वितीय था। तैलेब द्वितीय ने 973 में पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव इसने डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा
जो महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण है वो भी राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ। क्वेश्चन आए, एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिरों का निर्माण या गुफाओं का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा है, जो संख्या बौद्ध गुफा की इसकी संख्या क्या है? 10। गुफा नंबर 10 जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, विश्वकर्मा की गुफा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक चैत्य है, वहीं पर 2 मंजिल और 3 मंजिलों वाली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल के नाम से जाना जाता है। एलोरा की 15 गुफाओं में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला इतिहासकार फ्रांसीसी थेवेनेट था। एलोरा गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला इतिहासकार कौन था? फ्रांसीसी थेवेनेट। फ्रांसीसी थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में एलोरा गुफाओं के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक भी थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूट शासकों के बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये मुसलमानों के विरोधी थे, ये मुसलमानों से नफरत करते थे, लेकिन राष्ट्रकूट शासकों ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और उनको प्रचार प्रसार की भी अनुमति दी। इसके बाद चालुक्य वंश की अगर बात करें तो कल्याणी के चालुक्य आते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलुक द्वितीय ने की। मैंने बताया था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलुक द्वितीय ने की। और कब की थी? किसको पराजित करके की थी? राष्ट्रकूट शासक कर्क को पराजित करके तैलुक ने जो स्थापना की थी वो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। मान्यखेत वही जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, क्योंकि राष्ट्रकूट का अंतिम जो शासक था कर्क, उसी को पराजित करके तैलुक द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्य वंश, बैंगी के चालुक्य वंश की। और ये प्रारंभिक जो राजधानी राष्ट्रकूटों की थी वही राजधानी बैंगी के चालुक्य वंश के लोगों की रही। लेकिन बाद में चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए हैं तैलुक प्रथम, तैलुक द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तैलुक तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी को हटाया और कल्याणी कर्नाटक को राजधानी बनाया। कल्याणी के जो चालुक्य हैं जिसकी स्थापना तैलुक द्वितीय ने की, राष्ट्रकूट शासक कर्क को पराजित करके। लेकिन प्रारंभ में इनकी राजधानी मान्यखेत ही थी, लेकिन सोमेश्वर प्रथम के समय राजधानी को बदला गया और सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी कल्याणी को बनाया, जो कर्नाटक में स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ हुआ है। जिस विक्रमादित्य के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस विक्रमादित्य की हम कहानियों के बारे में पढ़ते हैं, जिस विक्रमादित्य के विताल भट्ट ये तमाम रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो विक्रमादित्य बैंगी कल्याणी का चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में बिल्लड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बिल्लड़ जिन्होंने विक्रमोर्वशीयम की रचना की, विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा पर टीका लिखी, ये दोनों ही रचनाकार विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में निवास करते थे। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्लड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये बैंगी के चालुक्य वंश की जो स्थापना की बात की जाए तो किन्होंने की भी? तैलुक द्वितीय ने। क्वेश्चन मूल रूप से यही आता है कि बैंगी के चालुक्यों की जो राजधानी थी क्या थी? कल्याणी थी। प्रारंभ में मान्यखेत थी।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ था, जिसके दरबार में बिल्लड़ और विज्ञानेश्वर रहते थे। बिल्लड़ ने विक्रमांक चरित्र या विक्रमोर्वशीयम की रचना की और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पर टीका लिखी। ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण शासकों में, महत्वपूर्ण वंश में अगर बात की जाए तो हमने चोल बताया, राजपूत बताया, पल्लव बताया, पांड्य और चोल रह गया है। तो चोल वंश की अगर बात करें तो चोल वंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश, अगर चोल वंश के प्राचीन अगर इतिहास की बात करें तो ये 150 से 250 के बीच की एक घटना है, जिसमें बताया जाता है कि प्रारंभ में चोल पल्लवों के अधीन हुआ करते थे और चोलों का जो प्रारंभिक प्राचीनतम शासक है वो करिकाल है। करिकाल ने चोल वंश की स्थापना की थी, लेकिन बीच में कुछ शासक हुए और उसके पश्चात चोल वंश फिर अंधकार युग में चला गया। किंतु 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के दबना अवशेषों पर स्थापित हुआ, अर्थात पल्लवों का जब अस्तित्व खत्म हो गया तो 9वीं शताब्दी में पल्लवों का ही एक अधीन शासक था, सामंत था, जिसका नाम विजयालय था। इसने चोल वंश की स्थापना की। 850 से 875 ईस्वी में इसने चोल वंश की स्थापना करके अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चल था। ये जो नाम दक्षिण भारत के हैं वो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में है। थोड़े से पढ़ने में टिपिकल हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानना है। चोल वंश के प्रारंभिक या प्राचीनतम अगर राजा की बात करें तो करिकाल का नाम आता है। फिर अंतिम बीच में जो राजा हुए मध्यकाल में वो योग्य नहीं थे। उसके पश्चात 9वीं शताब्दी में जब पल्लवों की शक्ति कमजोर हुई तो पल्लवों का एक सामंत जिसका नाम विजयालय था, इसने चोल वंश की स्थापना की और इसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और यहीं पर इसने एक देवी का मंदिर भी बनवाया। निशुंभ शूद्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोलों का अगर स्वतंत्र शासक की बात करें तो चोलों का स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम था। पल्लवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात आदित्य प्रथम ने कोदंड कारम की उपाधि धारण की।